जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कि कैसे उसका उत्तर दिया जाएगा, और आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं सब्जेक्ट पर। हम लोग क्वेश्चन 2 कर चुके थे मौलिक विधि का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा। इसमें भी 3A और B है और 3A में भी 2 क्वेश्चन है। 3A का पहला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अंतरण जिससे संबंधित वाद लंबित हो। इस पर एक प्रकार से संक्षेप में विवेचना करने के लिए कह रहा है। तो जो धारा 52 है TPA का, तो उसका उद्देश्य क्या है कि देखिए, कहीं भी न्यायालय में अगर जो कोई विचाराधीन मामला है तो सबसे पहले तो उस धारा का उद्देश्य ये है कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा होना चाहिए, वाद की बहुलता को रोकना चाहिए और किसी भी प्रकार से न्यायालय के विनिश्चय की अंतिमता होनी चाहिए। तो इस कारण से धारा 52 लागू किया गया, मतलब स्थापित किया गया TPA में। अब वो लागू कैसे होता है, तो ये कह रहा है कि यदि कोई 2 व्यक्तियों के बीच में अधिकारों का कोई लेकर के विवाद है और न्यायालय में वाद संस्थित है और वह विवाद दोनों पक्षकारों के बीच में दुसंधिपूर्ण नहीं है, तो विवाद के दौरान यानी कि विचारणा के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा उस संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार का अंतरण या बयान नहीं किया जाएगा। और इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो जजमेंट आने पर किसी के अधिकारों पर प्रभाव न पड़े। और इसमें बताया गया है कि विचारण कब माना जाएगा, कि तो वो स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिस दिन संस्थित किया जाता है मामला या कार्रवाई और जिस दिन तक निष्पादन नहीं हो जाता है उस दिन तक का विचारण माना जाएगा। तो ये अगर जो एक और भी है कि इसमें विवक्षित जो नोटिस होता है उसका भी इसमें एक प्रकार से समाहित है कि यदि न्यायालय में किसी प्रकार का वाद चल रहा है और उस संपत्ति से संबंधित अगर जो किसी प्रकार का बयान हो जाता है तो जो अंतरिति होता है, अंतरिति के ऊपर ये लायबिलिटी होती है, मान लिया जाता है कि उसको नोटिस थी और उसके बाद भी यदि किसी प्रकार से उसने अंतरिति के रूप में ले लेता है, चाहे बयान के रूप में या क्रय के रूप में, तो फिर उसके लिए पूरा का पूरा उसके ऊपर लायबिलिटी उसी के ऊपर होगा और यह जजमेंट के अकॉर्डिंगली उस संपत्ति को धारित करेगा। यानी कि जजमेंट में जिस प्रकार का जजमेंट आएगा, डिक्री आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो संपत्ति धारित करेगा। यहाँ बोनाफाइड की बात नहीं आती है। अगर जो न्यायालय में विचाराधीन कोई वाद है तो ये माना जाता है कि नोटिस व्यक्ति को है। अब दूसरा इसमें करें कि सकब्जा बंधकदार के अधिकार। ये धारा 72 पर TPA पर ही आधारित है। उसमें कहा गया है कि धारा 72 में कि सकब्जा बंधकदार का अधिकार बताया गया है। तो सकब्जा का मतलब होता है कि जिसको बंधक संपत्ति को कब्जा दे दिया गया हो। अब कब्जा भोग बंधक में दिया जाता है या विलक्षण बंधक में दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि जहाँ कब्जा पाया हुआ बंधकदार है तो किस कंडीशन में उसका अधिकार क्या होगा। तो ये कह रहा है कि एक तो अधिकार ये होगा कि जो उसमें गिनाए गए हैं कि अगर जो कोई संपत्ति का क्षरण होता है, नाश होता है, या उसको ज़रूरी है कि उस बंधक धन पे अपना हक बनाए रखने के लिए, तो वह उतना खर्च कर सकता है जितना कि आवश्यक है। लेकिन ये तभी जबकि उसमें जो बंधक करता है उसकी लायबिलिटी के लिए नोटिस दी गई है और उसको वो असफल रहता है। और कोई संविदा का अधीन है तो संविदा का अधीन होगा। अगर कोई संविदा का अधीन नहीं है तो जो खर्चे किए गए हैं वो उसको 9% ब्याज के तहत ले सकता है और वो जो खर्च किया जाएगा वो मूलधन में ऐड किया जाएगा, मतलब जो बंधक धन है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला पैरा ये भी कह रहा है कि उसमें यदि किसी प्रकार का जरूरी है कि उस संपत्ति के नाश को बीमा से बचाया जाए, अग्नि बीमा से, तो अग्नि के विरुद्ध जो है बीमा भी करा सकता है। लेकिन ये तभी है उस सीमा तक जहाँ तक बंधककर्ता द्वारा ऐसा किया गया। उसमें भी यही कह रहा है कि बंधक धन के रूप में माना जाएगा, वो जोड़ दिया जाएगा और 9% ब्याज के रूप में वसूल सकेगा। तो एक बार हम लोग धारा 72 देख लेते हैं कह क्या रहा है। धारा 72 कह रहा है कि सकब्जा बंधकदार के अधिकार। बंधकदार इतना धन व्यय कर सकेगा जितना
देखिए क इसमें रिपील्ड है। ख कह रहा है कि नाश, संपापहरण या विक्रय से बंधक संपत्ति का परिरक्षण करने के लिए, उस बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए, उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने के लिए, तथा जबकि बंधक संपत्ति नवीनीकरण पट्टाधरित है तब पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवश्यक है और तत्प्रतिकूल संविधान न हो तो ऐसे धन को मूलधन में जोड़ सकेगा। उस धन पर ऐसी दर से जो मूलधन पर देय है, और जहाँ की ऐसी कोई दर नहीं है तो वहाँ 9% वार्षिक दर से ब्याज पर लगेगा। प्रोविजो कह रहा है कि बंधकदार द्वारा खंड ख या खंड ग के अधीन किया गया धन का व्यय आवश्यक न समझा जाएगा जब तक कि बंधककर्ता संपत्ति को परिरक्षित करने के लिए या हक का समर्थन करने के लिए अपेक्षित न किया गया हो और वह तदर्थ उचित और यथासंभव पग उठाने में असफल न हो गया हो। मतलब पहले उसको बंधककर्ता की लायबिलिटी है, अगर जो नहीं करता है तब बंधकदार करेगा। जहाँ की संपत्ति अपनी प्रकृति से बीमा योग्य है, जहाँ वहाँ तत्प्रतिकूल संविधान न हो तो बंधकदार ऐसी सब संपत्ति या उसके किसी भाग को हानि या नुकसान के लिए जो अग्नि से हो बीमाकृत भी कर और रख सकेगा, और ऐसे बीमे के लिए दिए गए प्रीमियम उसी दर से जो मूलधन पर देय है, या जहाँ की ऐसी दर नियत नहीं है वहाँ 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़े जाएंगे, किंतु ऐसे बीमे की रकम उस रकम से अधिक न होगी जो बंधक विलेख में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है, या यदि ऐसी कोई रकम उसमें विनिर्दिष्ट न हो तो उस रकम के 2/3 से अधिक न होगी जो पूर्ण नाश की दशा में बीमाकृत संपत्ति के पुनः स्थापित करने के लिए अपेक्षित होगी। इस धारा की कोई बात बंधकदार को बीमा कराने के लिए प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जब तक कि संपत्ति का बीमा बंधककर्ता द्वारा या बंधककर्ता की ओर से उतनी रकम का किया हुआ रखा जाता है जितने के लिए बंधकदार बीमा कराने के लिए द्वारा प्राधिकृत है। तो इस तरीके से इस बेयर प्रोविजन को लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3B है। ये कह रहा है कि अजय एक महिला को इस शर्त पर 5 लाख रुपए का अंतरण करता है कि वह अपने पति को एक ऐसी लड़की की हत्या करने के लिए उकसाएगी जो अजय की मित्र है। क्या ऐसा अंतरण वैध है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के आलोक में कारणों के साथ अपने उत्तर को सिद्ध कीजिए। देखिए धारा 25 पर आधारित है। ये कह रहा है कि जो धारा 25 है कि किसी भी अंतरण के लिए आप शर्त लगा सकते हैं। शर्त 2 तरह की होती है, एक पूर्वभाव्य शर्त होता है, एक उत्तरभाव्य शर्त होता है। अंतरण तभी वैध होगा जब धारा 25 के तहत जो शर्त न लगाई गया हो, यानी कि जो 25 में बताया गया है, जैसे आप धारा 23 संविदा अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें भी वही बात कही गई है और यहाँ भी यही कहा गया है कि यदि कोई ऐसा अंतरण किया जाता है और शर्त ऐसा है कि उसकी पूर्ति की जाए तो वो असंभव हो जाएगा, मतलब उसकी पूर्ति होना ही संभव नहीं है, वो ऐसी शर्त है, तब वो शून्य हो जाएगा, मतलब निष्फल हो जाएगा अंतरण। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई विधि के प्रावधानों को विफल कर दे या विधि विरुद्ध हो तब निष्फल हो जाएगा, या लोकनीति के विरुद्ध हो, या किसी को कपटपूर्वक हो, या उसको अनुज्ञेय किया जाए तो किसी को क्षति पहुंचाए। तो इस तरीके का यदि कोई शर्त है तो वो पूरे के पूरे अंतरण को ही निष्फल कर देगा। हम लोग एक बार बेयर देख लेते हैं क्या है इसमें। धारा 25 में 25 कह रहा है कि सशर्त अंतरण संपत्ति अंतरण से सृष्ट और किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए तो वह किसी विधि को बंधु को विफल कर देगी, या कपटपूर्वक हो या ऐसी हो जिसमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या अंतर्निहित हो, या जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता हो। तो इस तरह की अगर जो कोई शर्त लगाई गई है तो अंतरण ही पूरा निष्फल हो जाएगा, वो प्रभावी नहीं होगा। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, पहला इलस्ट्रेशन है ख को क कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कोई 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, पट्टा शून्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ख को क 500 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह क की पुत्री ग से विवाह करे, अंतरण की तारीख पर ग की मृत्यु हो चुकी थी, अंतरण शून्य हो जाएगा। ख को क 500 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह ग की हत्या करे, अंतरण शून्य है। घ कह रहा है कि क अपनी भतीजी ग को 500 रुपये शर्त पर अंतरित करता है कि वो अपने पति का अभित्याग कर दे, अंतरण शून्य है। मतलब इस तरीके का कोई अंतरण किया जाता है शर्त लगा करके तो शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3C है, लिखित अनुबंध या स्थानीय प्रथा के अभाव में कतिपय पट्टा की अवधि से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए। धारा 106 TPA का जो बताता है उसमें कि यदि कोई संविदा हुआ है, लिखित संविदा है या कोई स्थानीय प्रथा है, अगर जो ऐसा नहीं है उसका अभाव है तो क्या समय सीमा माना जाएगा पट्टे का।
तो उसमें दो तरह की बातें कही गई। एक तो कहा गया है कि कोई अगर जो कृषि प्रयोजन से दिया गया है या विनिर्माण प्रयोजन के लिए है और उसको वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा और उसकी सूचना 6 महीना के पर्यवसान पे, चाहे वो पट्टाकर्ता हो या पट्टाग्रहीता हो, यानी पट्टेदार या पट्टाकर्ता या पट्टाग्रहीता किसी के द्वारा भी 6 महीने की सूचना देकर के उसका प्रयोग से किया जा सकता है। और अन्य मामले में उसको मासानुमासी समझा जाएगा और उस मामले में क्या होगा कि 15 दिन की सूचना देकर के चाहे पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टाग्रहीता द्वारा उस पट्टे को प्रयोग से किया जा सकता है। उसके बाद आगे कहा गया है कि वो प्रभावी कब माना जाएगा, तो जिस दिन सूचना दिया गया या जिस दिन प्राप्त हुआ, दोनों में से कोई हो सकता है। तो एक बार हम लोग 106 देख लेते हैं, धारा 106 क्या कहता है। 106 कह रहा है कि तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा न हो तो कृषि या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टेदार द्वारा 6 मास की सूचना द्वारा परोसे है, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टेदार द्वारा 15 दिन की सूचना द्वारा परोसे है। उपधारा 2 इसका कह रहा है कि तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए उपधारा 1 में वर्णित कालावधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी। तीसरा कह रहा है कि उपधारा 1 में के अधीन कोई सूचना केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसमें वर्णित कालावधि उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि से कम है, जहाँ कोई वाद या कार्यवाही उक्त उपधारा में वर्णित कालावधि के अवसान के पश्चात फाइल की गई है। चौथा उपधारा कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक सूचना लेखबद्ध और उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगी और उस पक्षकार को जिसे उसके द्वारा आबद्ध करना आशित है या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं उस पक्षकार को या उसके कुटुंबियों या नौकरों में से किसी एक को उसके निवास पर नियुक्त या प्रदत्त की जाएगी, या यदि ऐसी नियुदा या प्रदान साध्य नहीं हो तो संपत्ति के किसी सहृदय भाग पर लगा दिया जाएगा, यानी चस्पा कर दिया जाएगा। देखिए एक अंतर यहाँ थोड़ा सा मिलता है। अगर जो आप न्यायालय की कोई याचिका है जैसे समन वगैरह है तो उसमें नौकर को एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन अगर जो किसी पक्षकार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा नोटिस दिया जा रहा है पर्यवसान के संबंध में पट्टे के, तो वहाँ नौकर भी एक कंपिटेंट अथॉरिटी के रूप में वहाँ ट्रीट किया जाएगा, मतलब वो व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर भी तामिलापूर्ण माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4A है कि भारतीय न्यास अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में विधिपूर्ण प्रयोजन अचल एवं चल संपत्ति का न्यास एवं न्यास का सृजन शब्दों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए ये जो धारा 4, 5 और 6 है उस पर आधारित है भारतीय न्यास अधिनियम की, और इसमें जो बातें कही गई अभी जैसे धारा हम लोग 25 पढ़े टीपीए में, धारा 23 है आपका संविदा अधिनियम में, उसी प्रकार का धारा 4 भी बताता है कि एक न्यास का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर न्यास का उद्देश्य वैध नहीं है तो वो न्यास शून्य माना जाएगा, या कोई ऐसा 2 ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसको अलग नहीं किया जा सकता है न्यास को, तो उसमें दोनों का दोनों शून्य मान लिया जाएगा। अब देख लेते हैं 4 क्या कह रहा है। धारा 4 न्यास अधिनियम का विधिपूर्ण प्रयोजन कर, न्यास किसी भी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए सृष्ट किया जा सकेगा। न्यास का प्रयोजन तब के सिवाय विधिपूर्ण होता है जबकि वह क विधि द्वारा निषिद्ध हो, ख ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात हुआ तो वह किसी विधि को बंधु को विफल कर देगा, या ग कपटपूर्ण हो, या घ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति उसमें अंतर्वलित या विवक्षित हो, या अंगकरण न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझे। हर न्यास जिसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो शून्य होगा, और जहाँ की न्यास 2 प्रयोजनों के लिए सृष्ट किया जाए जिनमें से एक विधिपूर्ण और दूसरा विधि विरुद्ध हो और उन दोनों प्रयोजनों को पृथक न किया जा सके, वहाँ संपूर्ण न्यास शून्य हो जाएगा। स्पष्टीकरण कर है कि इस धारा में विधि पद के अंतर्गत उस दशा में जिसमें कि न्यास संपत्ति स्थावर हो और किसी विदेश में स्थित हो, ऐसे विदेश की विधि आती है। इलस्ट्रेशन इसमें 3 दिया गया है। पहला कर है क संपत्ति को इस हेतु ख को न्यास हस्तांतरित करता है कि उसके लाभ उन अपविधवाओं के पालन पोषण में उपयोजित किया जाए जिन्हें वेश्या बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है, वह न्यास शून्य है। दूसरा कह रहा है कि क संपत्ति की न्यास पर वसीयत ख को इसलिए करता है कि उस संपत्ति को तस्करी का कारोबार चलाने में लगाया जाए और उसके लाभ में से क की संतान का पालन किया जाए, यह न्यास शून्य है।
तीसरा उदाहरण कर रहा है कि क दिवाले की परिस्थितियों में होते हुए संपत्ति ख को क के जीवन प्रयत्न क के लिए न्यास पर और क की मृत्यु को उपरांत ख के लिए अंतरित करता है। क दिवालिया घोषित किया जाता है। क के लिए न्यास उसके लेनदारों के विरुद्ध अविधिमान्य है। तो इस तरीके से एक न्यास का प्रयोजन क्या होगा धारा 4 में दिया गया है। अब धारा 5 और धारा 6 में न्यास कैसे उसको निष्पादित किया जाएगा उसके बारे में धारा 5 दिया गया है, और धारा 6 में उसकी विधि आंतरिक बाध्यताएं क्या है उसके बारे में धारा 6 दिया गया है। तो धारा 5 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब देखिए एक केस भी इसमें है कि इलाहाबाद बैंक लिमिटेड बनाम कलकत्ता कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल 1952 का मामला है कि वाद में यह मत व्यक्त किया गया कि चल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तब नहीं होता जब तक कि न्यास की विषय वस्तु को भौतिक द्वारा न्यासधारी को हस्तांतरित नहीं किया जाता। तो जो देखिए बेयर में लिखा है वही चीज़ केस में भी दिया गया है। अब धारा 5 को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। धारा 5 कह रहा है स्थावर संपत्ति का न्यास। स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विद्यमान नहीं है यदि वह न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित लेखबद्ध और स्वीकृत निर्वसित लिखत द्वारा अथवा न्यासकर्ता की या न्यासी की विल द्वारा घोषित नहीं है। मतलब ये जो बाहरी प्रक्रियाएं हैं न्यास के निष्पादन के लिए जरूरी है उसकी बात कर रहा है, मतलब फॉर्मेलिटी की बात कर रहा है, बाहरी फॉर्मेलिटी की। और उसके बाद जंगम संपत्ति के बारे में कह रहा है कि जंगम संपत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विद्यमान नहीं है यदि वह उपर्युक्त रूप से घोषित नहीं है अथवा यदि उस संपत्ति का स्वामित्व न्यासी को अंतरित नहीं किया गया है। जहाँ की इन नियमों के प्रवर्तन से कोई कपट प्रभावशील होता हो वहाँ ये लागू नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसका बाहरी जो फॉर्मेलिटी है उसका। अब आंतरिक फॉर्मेलिटी क्या है न्यास के सृजन के लिए वो धारा 6 बताता है। ये कह रहा है कि धारा 5 के बंधों के अधीन रहते हुए यह है कि न्यास का सृजन तब हो जाता है जब न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से न्यास का तद्वारा सृजन करने का अपना आशय, न्यास का प्रयोजन, हिताधिकारी और न्यास संपत्ति युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित कर देता है। और यदि न्यास बिल द्वारा घोषित न हो या न्यासकर्ता को स्वयं न्यासी न होना हो तो न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर देता है। मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है, उसको यदि करता है चाहे वो विवक्षित द्वारा या एक्सप्रेस द्वारा, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किसी भी तरीके से न्यास का सृजन किया जा सकता है। इसमें जो इलिस्ट्रेशन है उसको देख लेते हैं। क कह रहा है कि क यह पूर्णतम विश्वास कर रखते हुए कि ख उस संपत्ति का बयान ग के फायदे के लिए करेगा। एक संपत्ति की वसीयत ख को करता है जहाँ तक क और ग का संबंध है उससे न्यास का सृजन हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि क यह आशा करते हुए कि ख उस संपत्ति को कुटुंब में बनी रखेगा। किसी संपत्ति की वसीयत ख को करता है, इससे न्यास का सृजन नहीं होता क्योंकि हिताधिकारी युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं किया गया है। मतलब यहाँ जो एक्सप्रेस निश्चितता होनी चाहिए, युक्तियुक्त निश्चितता नहीं है तभी न्यास का सृजन नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि क यह प्रार्थना ख से करते हुए कि ख उस संपत्ति को ग के कुटुंब के ऐसे सदस्यों के बीच वितरित कर दे जिन्हें ख सर्वाधिक पात्र समझे। एक संपत्ति की वसीयत उसे करता है, इससे न्यास का सृजन नहीं होता क्योंकि हिताधिकारी युक्तियुक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं किया गया है। मतलब यहाँ भी निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। घ कह रहा है इसका कि क यह वांछा ख से करते हुए कि वह उस संपत्ति के प्रपुंज को ग की संतान के बीच बांट दे। ख को एक संपत्ति की वसीयत करता है, इससे न्यास का सृजन नहीं होता क्योंकि न्यास संपत्ति पर्याप्त निश्चितता के साथ उपदर्शित नहीं की गई है। आखिरी उदाहरण इसका कह रहा है कि क दुकान और व्यापार स्टॉक की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है कि वह क के ऋण चुका दे और ग को एक वसीयत संपदा दे दे। यह शर्त है न कि क के लेनदारों और ग के लिए न्यास। तो इस तरीके से भी न्यास का जो सृजन है उसका स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा 4, 5 और 6 में कि किस तरीके से न्यास का उद्देश्य वैध होना चाहिए, न्यास के लिए फॉर्मेलिटी क्या है, उसको कैसे पूरा किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4B देख लेते हैं। ये कह रहा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1982, यहाँ गलत दिया है, 1882 होना चाहिए। 1882 के अंतर्गत त्रुटियों के परिशोधन हेतु निबंधक की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए जो धारा आपका 64 है, पार्टनरशिप एक्ट का जो धारा 64 है उसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम नहीं सर ये सही है 1982 ही है एक्चुअल में, चूँकि हमें दिमाग में आया था कि न्यास अधिनियम। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जो निकाला गया था धारा जिसको रिपील किया है 75 के बाद, तो उसमें साझेदारी अधिनियम बनाया गया है।
1982 में। तो ये कह रहा है कि ये जो धारा 64 है, 64 में एक रजिस्ट्रार को बताया गया है कि कब वो परिशोधन कर सकता है और क्या क्या कर सकता है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो धारा 64 का एक बार हम लोग देख लेते हैं बेयर एक्ट में क्या कहा गया है, कब कर सकता है, किस परिस्थिति में कर सकता है। धारा 64 कह रहा है कि भूलों का परिशोधन, रजिस्ट्रार को यह शक्ति हर समय होगी कि फर्मों के रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि को जो किसी भी फर्म के संबंधित हो, इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेजों के अनुरूप बनाने के लिए किसी भूल का परिशोधन करे। दूसरा उपधारा कह रहा है कि उन सब पक्षकारों के आवेदन पर जिन्होंने इस अध्याय के अधीन फाइल की गई फर्मों संबंधी किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है, रजिस्ट्रार किसी भूल का परिशोधन कर सकेगा जो ऐसी दस्तावेज में या फर्मों के रजिस्टर में किए गए अभिलेख के या टिप्पणी में हो। तो देखिए इसमें जो बात कही गई है वो यही कि कहा गया है कि इसमें पावर कब है, तो किसी भी समय पावर है रजिस्ट्रार को कि उसमें परिशोधन कर सकता है, लेकिन इसके लिए सारे जितने भागीदार हैं भागीदारों का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। एक इसमें केस दिया गया है, ये कह रहा है कि मेसर श्री लाखा ग्रेनाइट्स बनाम एकलव्य सिंह 2011 का मामला है कि मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी दस्तावेज की भूल अथवा त्रुटि को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले सभी पक्षकारों के आवेदन पर रजिस्ट्रार द्वारा परिशुद्ध किया जा सकता है। परिशोधन की शक्तियां केवल रजिस्ट्रार को है, किसी एक पक्षकार के आवेदन पर भूल का परिशोधन नहीं किया जा सकता और वह भी ऐसा पक्षकार जो फर्म से निवृत्त हो गया हो। मतलब इससे स्पष्ट साफ है कि सारे जितने भी पक्षकार हैं पार्टनर हैं सबके सिग्नेचर होने चाहिए और इस बात का आशय का एक प्रारूप होना चाहिए कि इस प्रकार का संशोधन करना है। अब इसके बाद से आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4C का है, कह रहा है कि ए अधिष्ठायी संपत्ति के स्वामी के रूप में एक्स को वाई की भूमि पर मार्गाधिकार अधिकार प्राप्त है, जेड बिना किसी प्राधिकार के वाई की भूमि पर प्रवेश करता है और एक्स के मार्गाधिकार को बाधित करता है, एक्स बाधा के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए और साथ ही प्रवेश हेतु उसका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जेड के विरुद्ध वाद दायर करता है। सुखाचार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादी के अधिकारों का निर्धारण करते हुए एक आदेश की रचना कीजिए। तो एक तो ड्राफ्टिंग की बात कर रहा है और दूसरा तो ड्राफ्टिंग वाला तो हमने पहले ही कह दिया कि हम बोल करके नहीं करा पाएंगे। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये धारा 32, 33 और 35 पर आधारित है। 32 ये कह रहा है कि उसको राइट है, जो धारा 4 में सुखाधिकार की बात कही गई है उसका प्रयोग करने के लिए, और कोई विघ्न डालता है तो वो उसको प्रतिरोध कर सकता है, धारा 33 में कहा गया, और 35 में कहा गया कि व्यादेश ले सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लें बेयर क्या कह रहा है। बेयर कह रहा है कि धारा 32 में कि निर्विघ्न उपयोग का अधिकार अधिष्ठायी संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विघ्न किए बिना सुखाचार का उपयोग करने का हकदार है। इसमें जो इलस्ट्रेशन दिया गया है वही इलस्ट्रेशन इसमें भी है। धारा 33 कह रहा है कि कब उसके लिए वाद लाया जा सकता है, तो ये कह रहा है कि अधिष्ठायी संपत्ति में किसी हित का स्वामी या ऐसा संपत्ति का अधिभोगी सुखाचार या उसके अनुसांगिक किसी अधिकार में विघ्न के लिए प्रतिकर के वास्ते वाद संस्थित कर सकेगा, परंतु तब जबकि वादी को विघ्न में वास्तव में पर्याप्त नुकसान हुआ हो। ये वास्तव में नुकसान होना जरूरी है तभी वो वाद दाखिल करेगा प्रतिकर के लिए, अन्यथा उसको पोषणी नहीं होगा। अब स्पष्टीकरण ये कर रहा है कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे सुखाचार का साक्ष्य प्रभावित करे या अधिष्ठायी संपत्ति के मूल्य को तात्विक रूप से कम कर दे, वादी को नुकसान होने की संभाव्यता हो, इस धारा और धारा 34 के अर्थ में पर्याप्त नुकसान है। स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि जहां वह सुखाचार जिसमें विघ्न किया गया है किसी घर के वातायनों के लिए जाने वाले प्रकाश के निर्बाध गुजरने का अधिकार है, वहां इस धारा के अर्थ में कोई नुकसान उस दशा के सिवाय पर्याप्त नहीं है जिसमें वह प्रथम स्पष्टीकरण में आता है या उसमें वादी के शारीरिक सुख के में तात्विक रूप से रुकावट होती है या वह उसे अधिष्ठायी संपत्ति में अथवा अभ्यस्त कामकाज वैसे फायदाप्रद रूप में करने से निवारित करता है जैसे वह उसे वाद संस्थित करने से पूर्व करता था। तीसरा स्पष्टीकरण कर रहा है कि जहां वह सुखाचार जिसमें विघ्न किया गया है किसी घर में वातायनों के लिए वायु के निर्बाध गुजरने का अधिकार है, वहां इस धारा के अर्थ में नुकसान पर्याप्त है यदि उससे वादी के शारीरिक सुख में तात्विक रूप में रुकावट होती है, यद्यपि वह उससे स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर नहीं है।
तो इस तरीके से वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। जो 35 में बताया गया है कि वो व्यादेश भी प्राप्त कर सकता है, तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश संतोष अधिनियम की धारा 52 से 57 तक के, अब चूंकि वहाँ 52 से 57 है नहीं, अब हो पहले का दिया गया होगा, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं। उपबंधों के अध्ययन सुखाचार के विघ्न को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है। अब यदि सुखाचार में वास्तव में विघ्न होता है, जब ऐसे विघ्न के लिए प्रतिकर इस अध्याय के अधीन वसूल किया जा सकता है। यदि विघ्न को केवल धमकी दी गई है या वह आश्रित है, जबकि धमकी दिए गए आश्रित किसी कृत्य अथवा किया गया सुखाचार पर अनिवार्यतः विघ्न पड़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसका आता है डी, धारा 4 का ही डी है। कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण शब्दावली का विश्लेषण करिए। देखिए धारा 53 पर आधारित है और 53 में ये कहा गया है कि कपटपूर्ण अंतरण क्या है। तो कपटपूर्ण अंतरण देखिए, जब किसी लेनदार को विफल या विलंब करने के उद्देश्य से किसी का अंतरण किया जाता है, तो उस लेनदार और लेनदार के ऑप्शन पर वो अंतरण जो है शून्यकरणीय होता है। और ये भी कहा गया कि जो कोई पश्चातवर्ती अंतरिति है, यदि कोई सद्भावनापूर्वक और इस बात का सूचना के अभाव में अगर जो कोई ले लेता है, क्रय कर लेता है, अंतरिति है, बन जाता है सब प्रतिफल, तो उसके अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कह रहा है दिवाला संबंधी अगर जो कोई नियम है उस पर लागू नहीं होगा। और ये भी उसमें कह रहा है कि अगर जो कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है, तो इस कारण ही मात्र से कि प्रतिफल नहीं दिया गया है कपट करना चाहता है। तो ये साबित करना लेनदार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो साबित करे कि वाकई में उसको वास्तविक रूप से डिफीट या डिले करने के ही पर्पज से अंतरण किया गया। अब थोड़ा सा हम लोग बेयर देख लेते हैं। इसका बेयर क्या कह रहा है, बेयर कह रहा है कपटपूर्ण अंतरण, धारा 53 टीपीए। पहला उपधारा कह रहा है कि अस्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जिसे इस प्रकार विफल या देरी की गई है। इस उपधारा की कोई भी बात किसी सद्भावपूर्ण सप्रतिफल अंतरिति के अधिकारों का ह्रास न करेगी। इस उपधारा की कोई भी बात दिवाला संबंधी किसी तत्समय प्रयुक्त विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। वह बात जो किसी लेनदार ने जिस शब्द के अंतर्गत आता है, चाहे उसने अपनी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया हो या नहीं, किसी अंतरण को इस आधार पर शून्य कराने के लिए संस्थित किया है कि वह अंतरण अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है, उन सब लेनदारों की ओर से या फायदे के लिए संस्थित किया जा सकेगा। मतलब एक ही लेनदार कई लेनदारों की तरफ से भी दाखिल कर सकेगा। उपधारा 2 इसका कह रहा है कि अस्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो पाक्षिक अंतरिति को कपट वंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, ऐसे अंतरिति के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। प्रतिफल के बिना किया गया कोई अंतरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए केवल इस कारण से ही कपट वंचित करने के आशय से किया गया न समझा जाएगा कि कोई पाक्षिक अंतरण प्रतिफलार्थ किया गया था। तो अब इसमें एक केस भी है ज्योति बनाम भार्गवा का 1946 के बाद में अब निर्धारित किया गया कि सामान्यतः समर्पण को अंतरण नहीं माना जाता, परंतु एक जीवन हित संपत्ति के अंतरण को इस धारा के अंतर्गत अंतरण माना गया है। फिर CNBC एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम यम राजन कुरूप के वाद में अब निर्धारित किया गया कि इस दस्तावेज को सोसाइटी को देय धन के भुगतान को असफल करने के लिए किया गया था। इस व्यवस्थापन विलेख को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता, अतः यह ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए किया गया था, यह कपटपूर्ण अंतरण है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा और हमने जो जो बातें कही है, आशा है मुझे कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। बेयर एक्ट जरूर देख लीजिएगा, जो जिनके सलाह का मैंने वर्णन किया कि सलाह भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।